लाइट बंद कर दो यार, ये वाली बंद करो, नीचे कर लो। हेलो बच्चों, तो आप लोग जो है लाइव आ गए होंगे, उम्मीद कर रहा हूं मैं। तो अब आप देखिए, क्वेश्चंस 50 तक आपके हो गए थे, 50 तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 51 में ये आपसे कह रहा है व्हेन टू पॉइंट्स ऑफ सर्विंग आर म्यूचुअली विजिबल। ये कह रहा है कि दो पॉइंट्स आपके आपस में क्या हो रहे हैं, आपके दिखाई दे रहे हैं। म्यूचुअली का मतलब आपस में, और विजिबल का मतलब दिखाई दे रहे हैं। तो म्यूचुअली पॉइंट्स क्या है आपके, विजिबल है। ये कह रहा है कि कौन सा मेथड जो है आप अडॉप्ट करने वाले। तो जब एक दूसरे से फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट दिख रहा है तो डेफिनेटली कौन सा था आपका, डायरेक्ट रेंजिंग था। अगर क्वेश्चन होता म्यूचुअली इनविजिबल, अगर क्या होता म्यूचुअली इनविजिबल, मतलब इनविजिबल का मतलब क्या है, म्यूचुअली इनविजिबल का मतलब आपस में दिखाई नहीं दे रहे उस, फिर कौन सा होता आपका, इनडायरेक्ट रेंजिंग आपका हो जाता। लेकिन यहाँ कह रहा है म्यूचुअली विजिबल है, एक दूसरे से आपस में दिखाई दे रहे हैं, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, डायरेक्ट रेंजिंग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 52। फॉर डायरेक्ट रेंजिंग मेथड मिनिमम नंबर्स ऑफ रेंजिंग रोड रिक्वायर्ड। वो कह रहा है डायरेक्ट रेंजिंग में कितनी रोड्स आपकी चाहिए। तो डायरेक्ट रेंजिंग में कितनी रोड चाहिए भैया आपकी, डायरेक्ट रेंजिंग रोड में कितनी रोड चाहिए आपका, मिनिमम 3 रेंजिंग रोड चाहिएगी। अगर इनडायरेक्ट मेथड होता तो मैं आपको लिखवाता हूँ, इनडायरेक्ट में कितने होने चाहिए आपके, 4 आपके मैथ जो है आपके 4 हो जाएंगे। तो यहाँ अभी तो कह रहा है कि भाई डायरेक्ट मेथड में, तो डायरेक्ट में कितनी चाहिएगी, 3 रेंजिंग रोड्स आपकी चाहिएंगे। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 53। जनरली वाइल चैनिंग द एरो विच अकम्पनी विद वन चैन मस्ट। ये कह रहा है कि ये जनरली एक चैन के साथ कितने एरो सप्लाई किए जाते हैं। एक चैन के साथ कितने एरो दिए जाते हैं, 10 नंबर से एरो सप्लाई किए जाते हैं। 10 नंबर एरो जो है सर्वियर को एक चैन के साथ दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। Triangulation is the basis principle of chain serving because a triangle is to only geometric figure which can be plotted। ये कह रहा है कि आप ट्रायंगुलेशन में, जो चैन सर्वे में आप ट्रायंगल ही क्यों करते हैं, टू साइड्स ऑफ इंक्लूडेड एंगल ऑफ देयर ट्रायंगल इज नॉन, ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर नॉन, वन साइड एंड टू एंगल्स ऑफ जो है ट्रायंगल आर, ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर नॉन। तो ये कह रहा है क्यों आप करते हैं, क्योंकि तीनों जो साइड्स हैं आपके ट्रायंगल की वो चैन सर्वे से जो है बनाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55। फॉर इनडायरेक्ट रेंजिंग मिनिमम नंबर्स ऑफ रेंजिंग रोड। तो इनडायरेक्ट रेंजिंग में मिनिमम नंबर्स ऑफ रेंजिंग रोड कितनी चाहिए भाई, 4 की जरूरत होती है। डायरेक्ट में 3 चाहिए होती है, इनडायरेक्ट में आपको कितनी चाहिए होती है, 4 रेंजिंग रोड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। क्वेश्चन नंबर 56 देखें। इन डेंस फॉरेस्ट एरिया टाइप्स ऑफ रेंजिंग अडॉप्ट। देख डायरेक्ट डायरेक्ट के दो मेथड होते हैं बेसिकली। एक तो था डायरेक्ट, पहले तो था, दो मेथड होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड तो कब था, जब पॉइंट्स एक दूसरे से आपको दिखाई दे रहे हैं। सेकंड मेथड था इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के दो थे आपके, एक था रेसिप्रोकल मेथड, एक था रेसिप्रोकल मेथड। एक कौन सा था भाई, रेसिप्रोकल मेथड। और सेकंड जो था आपका वो था रैंडम मेथड। सेकंड कौन सा था आपका, रैंडम मेथड। अब कौन सा मेथड कब उपयोग में लाया जाता है, रेसिप्रोकल तो उस कंडीशन में उपयोग लाते हैं जब पॉइंट्स एक दूसरे से नहीं दिख रहे लेकिन बीच के किसी पॉइंट से दिखाई देते, जैसे कोई पहाड़ वगैरह है। और रैंडम मेथड कब उपयोग में लाया जाता है, जब दोनों जो एक्सट्रीम पॉइंट है ना तो एक दूसरे से दिख रहे हैं ना बीच में किसी से दिख रहे हैं। उस कंडीशन में जैसे फॉरेस्ट हो गया, एक दूसरे से आपस में भी नहीं दिखेंगे और आपका बीच के भी किसी पॉइंट से नहीं दिखेंगे, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जिसको ये फॉरेस्ट है मान लो, इसमें कोई दूरी नापनी थी इनके, तो अपन क्या करते हैं, इसकी बाहर बाहर से डिस्टेंस को मेजर करते हैं आपका। तो ये जो मेथड है, कौन सा मेथड कहलाता है आपका, रैंडम मेथड कहलाता है। तो रैंडम जो मेथड है वो आपका डेंस फॉरेस्ट, घने जंगलों में अगर आप सर्वे कर रहे हो उस कंडीशन में अडॉप्ट करते हैं। तो रेसिप्रोकल तो हिली वगैरह के लिए, भाई कोई भी पहाड़ वगैरह पे आप कर रहे हैं। रैंडम मेथड आपका हो ही गया जो मैं बता, रैंडम। डायरेक्ट मेथड विजिबल के लिए ऑल ऑफ दी अब आपका होगा ही नहीं। तो यहाँ पूछ रहा है डेंस फॉरेस्ट, तो डेंस फॉरेस्ट के लिए आंसर क्या हो जाएगा भाई,
रैंडम मेथड का उपयोग अपन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, इन केस वेयर देयर इज नो ऑब्स्टेकल टू चैनिंग बट रेंजिंग इज ऑब्स्टेक्टेड। वो कह रहा है क्या है भाई, ये कह रहा है कि ऑब्स्टेकल देयर, वो आपसे कह रहा है कि इन केस वगैरह ऐसा केस देयर इज नो ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का मतलब बाधा है, टू चैनिंग, चैनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बट रेंजिंग इज ऑब्स्टेकल, लेकिन बाधा किस में है आपका, रेंजिंग में है, इंटरमीडिएट पॉइंट्स को स्थापित करने में है। The two end session to be connected by line being not interval if both of station are visible from intermediate point on the line। अब ये कि आगे भी और आगे इसने कह दिया कि द 2 पॉइंट स्टेशन, जो 2 पॉइंट स्टेशन है, टू बी कनेक्टेड लाइन, जो लाइन से कनेक्ट होने हैं, ये कह रहा आपस में एक दूसरे से नहीं दिख रहे लेकिन बीच में किसी पॉइंट से दिख रहे हैं। वो कह रहा है ना, इफ बोथ एंड स्टेशन आर विजिबल फ्रॉम इंटरमीडिएट, लेकिन बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट से दिख रहे हैं ऑन द लाइन, द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। अगर ये इतना आगे का नहीं भी देता ना, ब्रैकेट वाली चीज आपको यहाँ नहीं भी देता, बस केवल यही कह देता कि ऑब्स्टेकल इन रेंजिंग नॉट, जो है ऑब्स्टेकल इन चैनिंग नॉट इन रेंजिंग, तब भी आपका आंसर क्या होना था भाई आपका। तो ये कह रहा है कि ये कौन से मेथड से उपयोग में लाया जाएगा, तो कौन सा आपका रेसिप्रोकल रेंजिंग जो है अपन अडॉप्ट करते हैं। इस कंडीशन में अपन रेसिप्रोकल से वो करते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, वही आपका बीच के पॉइंट्स स्थापित करते हैं, इनसे इनको देखते हैं, फिर ये धीरे धीरे इससे इसको देखेंगे, इसकी लाइन में इसको लेके जाएंगे, इससे इसको देखेंगे, इधर ऐसे करते करते ये पॉइंट्स आपके, और ये फिर एक स्टेट उसमें आ जाते हैं। तो कौन सा मेथड उपयोग में लाया जाता है भाई, रेसिप्रोकल मेथड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 58, द लोकेशन फॉर विच रेसिप्रोकल रेंजिंग अडॉप्टेड। वगैरह रेसिप्रोकल जो है आप मेथड कब उपयोग में लाते हैं, रिवर, टॉल बिल्डिंग, डेंस फॉरेस्ट, हिलॉक। तो रेसिप्रोकल मेथड कब उपयोग में लाते हैं, कोई पहाड़ वगैरह, कोई भी अगर पहाड़ वगैरह की कंडीशन में आप जो है रेंजिंग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में अपन कौन सा मेथड उपयोग में लाते हैं भाई, रेसिप्रोकल रेंजिंग जो है मेथड उपयोग में लाते हैं। 59, 59 में देखिए क्या कह रहा है, इन चैन सर्विंग एक्सक्यूशन द फर्स्ट स्टेप इज टेकन। ये कह रहा है कि चैन सर्विंग में पहला स्टेप कौन सा लेते हैं, रेफरेंस स्केचेज, मार्किंग स्ट्रेस, रनिंग ऑफ सर्वे लाइन, रिकॉग्नाइजेंस। तो सबसे पहले तो रफ स्केचेज आप ड्रॉ करते हैं, पहला रेफरेंस स्केचेज करते हैं, फिर रिकॉग्नाइजेंस करते हैं, फिर आपका जो है मार्किंग जो है स्टेशंस करते हैं, फिर रनिंग सर्वे लाइन। एक तरह से देखा जाए तो जो सीक्वेंस रहता है, फर्स्ट करते हैं ए, उसके बाद करते हैं डी, उसके बाद करते हैं जो है आपका मार्किंग स्टेशन बी, और उसके बाद करते हैं सी। इस सीक्वेंस में आप करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, स्केचेज जो आपके रफ स्केचेज ड्रॉ करते हैं, फिर आपका रिकॉग्नाइजेशन सर्वे, फिर वो आपका मार्किंग स्टेशन, और फिर तो अभी तो आपसे पूछ रहा फर्स्ट स्टेप कौन सा करते हैं, रेफरेंस स्केच। कुछ रफ स्केचेज आपके बनाते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मेथड यूज फॉर चैनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। ये कह रहा है कि जो स्लोपिंग ग्राउंड में जो है आपकी कौन से मेथड्स का उपयोग करते हैं, बाय स्टेपिंग मेथड, बाय हाई पोटेंशियल अलाउंसेज, बाय किलोमीटर मेथड, बोथ ए एंड बी। तो कौन सा मेथड यूज करते हैं स्लोपिंग में, आपने पढ़े होंगे, ये भी करते हैं ये भी करते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए एंड बी। आपका दो ऑप्शंस आपके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन स्टेप्स फॉर मेजरिंग डाउन हिल टू ऑब्टेन बेटर एक्यूरेसी। ये कह रहा है कि आपका जो है डाउन हिल की तरफ अपन जाएंगे तो कौन सा वाला जो है ऑप्शन आपका करेक्ट आने वाला है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन स्टेप्स फॉर मेजरिंग डाउन हिल टू ऑब्टेन बेटर एक्यूरेसी, क्यों डिक्रीजिंग। ये कह रहा है कि जब आप कोई भी स्लोपिंग ग्राउंड है, इसमें ऊपर से नीचे की तरफ आप दूरी को मेजर कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि ये मुझे बताइए कि आपका जो ये स्टेप बेसिकली क्या करते हैं अपन, ये जो आपका ये है, इसमें इस तरह से आप जो है ये स्टेप्स बढ़ते हैं, ये स्टेप्स है आपके, ये स्टेप्स है, ये स्टेप। ये कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन स्टेप ऑफ मेजरिंग डाउन हिल ऑब्टेन टू बेटर एक्यूरेसी, बेटर एक्यूरेसी के लिए जब आपके, ये कह रहा है कि अब ढाल बहुत नॉर्मल भी हो सकता है, बहुत ढाल तीव्र भी हो सकता है। ये कह रहा है कि जो ये स्टेप की लेंथ है, ये किस कंडीशन, ये कह रहा है डिक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग स्लोप। ये कह रहा है स्लोप कम है ना, तो आप क्या करने वाले हो, स्लोप कम है तो ये कह रहा है ऑब्जेक्ट,
द डिस्टेंस बिटवीन स्टेप मेजरिंग फॉर डाउनहिल टू ऑब्टेन बेटर एक्यूरेसी डिक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग ऑफ स्लोप। ये कह रहा है कि अगर स्लोप घट रहा है तो स्टेप को भी घटाएंगे, जबकि क्या है भाई, जितना स्लोप फ्लैट होगा ये स्टेप उतना ही ज्यादा होता चला जाएगा। देखिए मान लो फॉर एग्जांपल मेरा ये कोई ढाल बहुत ज्यादा खड़ा होता तो आप बहुत लंबा स्टेप नहीं ले सकते हो, आपको छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ते हैं आपके इस तरह के आपको, क्योंकि आपको बेटर एक्यूरेसी अगर करनी है तो। और अगर यही ढाल आपका बिल्कुल ऐसे लगभग बहुत कम होता, ऐसे होता, तो फिर ये स्टेप की जो लेंथ है वो आप क्या कर सकते थे, ज्यादा ले सकते थे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ढाल कम है तो स्टेप ज्यादा ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ ढाल कम है तो स्टेप क्या ले सकते हैं अपन, ज्यादा आप ले सकते हैं। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, डिक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग ऑफ स्लोप। पढ़िए भाई क्या कह रहा है, डिक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग ऑफ स्लोप। ये कह रहा है कि जैसे ही जैसे स्लोप कम हो रहा है स्टेप को कम लेंगे, जबकि ये तो बोल रहा उल्टा है एक तरह से, स्लोप जितना कम है स्टेप उतना ज्यादा ले सकते हैं। इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग स्लोप, ये कह रहा है कि स्लोप ज्यादा है तो ज्यादा लोगे, ये भी नहीं है आपका। डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग स्लोप, ये कह रहा है कि जितना स्लोप बढ़ेगा तीव्र ढाल होगा, आपको ये स्टेप क्या है, कम लेना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन हो जाएगा। देखो वापस मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, हो सकता है आपको नहीं समझ आए हो। आप खुद देखिए, एक तो मेरा इस तरह का ढाल है, एक तो मेरा ढाल ये है कोई, और एक मेरा ये ढाल है, ये है। यहाँ अगर आप स्टेप लेंगे तो बिल्कुल अगले पॉइंट्स पे जाने के लिए आपको छोटे छोटे चेन वो करने पड़ेंगे, मतलब आपको जब दूरी नाप रहे हो ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे आपको, क्योंकि ज्यादा लोगे तो फिर आपका ये सैगिंग करे। यहाँ क्या है कि आप स्टेप की लंबाई ज्यादा ले सकते हो, ढाल कम है स्टेप ज्यादा ले सकते हो, ढाल ज्यादा है स्टेप कम ले। तो ये कह रहा है डिक्रीज विद इंक्रीजिंग स्लोप, कि भैया स्लोप जितना आपका ज्यादा होगा स्टेप उतना ही क्या लेना है, कम लेना है। और आगे कह रहा है डिक्रीज विद डिक्रीजिंग वेट ऑफ द चोन, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आपका 61 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। 62, खुद सोचिए। द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इन चैन सर्विंग डज नॉट डिपेंडेड अपॉन, ये कह रहा है कि जो एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट है आपकी वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। लेंथ ऑफ द ऑफसेट, वो कह रहा है ऑफसेट की लेंथ पर। स्केल ऑफ द प्लॉटिंग, इस प्लॉटिंग स्केल पर। इस इंपॉर्टेंस ऑफ द फीचर्स, फीचर की इंपॉर्टेंस पर। जर्नल लेआउट ऑफ द चैन लाइंस, तो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी भाई, इंपॉर्टेंस ऑफ द फीचर्स पर डिपेंड नहीं करने वाली है। 62 में क्या आ जाएगा राइट आंसर, आपका जो है सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63, द इज द चैन और टेप मेजर्ड आर एंटर्ड इन, ये कह रहा है कि कौन सी बुक है जिसमें चैन और टेप की रीडिंग्स को आप मेजर करते हो। फील्ड बुक, सर्वे बुक, हैंड बुक, डाटा बुक। तो डेफिनेटली ये सब काम फील्ड में हो रहे हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फील्ड बुक आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 64, फॉर ए वेल कंडीशन ट्राइंगल नो एंगल शुड बी लेस देन, ये कह रहा है वेल कंडीशन ट्राइंगल का कोई भी एंगल कितने से कम नहीं होना चाहिए। बताओ बच्चों कितने से कम नहीं होना चाहिए भाई, कोई भी ट्राइंगल का एंगल नॉट लेस देन 30 डिग्री, नॉट मोर देन। तो 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए वेल कंडीशन ट्राइंगल का, और 120 ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर नो एंगल शुड बी लेस देन, तो कितने से कम नहीं होना चाहिए, 30 डिग्री से आपका कम नहीं होना चाहिए। बोलो,
Next, generally in chain triangulation, well-conditioned triangle of used for survey. A triangle is said to be well-conditioned when the no angle more than. तो कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए था? अभी बात हुई थी 120 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए भाई। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। A well-conditioned triangle in chain surveying shall observe the limit of all इंटरनल एंगल्स, ऑल एंगल अबाउट 60 डिग्री, ऑल एंगल्स 60 से 90, ऑल एंगल्स बिटवीन 45 से, ऑल एंगल्स बिटवीन 30 से 120। तो डेफिनेटली जो एंगल्स हैं, मैंने बोला नॉट लेस देन 30 डिग्री, नॉट मोर देन 120 डिग्री, तो सभी एंगल्स 30 से 120 डिग्री के बीच में आपके होने चाहिए। तो 66 में क्या हो जाएगा बच्चों? आपका डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 67, Which one of the following set of intermediate angles in triangles well conditioned? ये करा इनमें से कौन सा वेल कंडीशन को दिखाएगा? बताओ, ए दिखाएगा क्या? एंगल 120 है, जबकि 30 से कम नहीं होना चाहिए, 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं दिखाएगा, ये वेल कंडीशन नहीं है। दूसरा वेल कंडीशन है क्या? 125 है, ये भी नहीं है। तीसरा 40 120 15 है, ये भी नहीं, क्योंकि 30 से कम है इसमें। 35 80 65, तीनों एंगल 30 डिग्री से ज्यादा है, 120 डिग्री से क्या है? कम है। डेफिनेटली आपका वेल कंडीशन ट्राइंगल का ये पेयर आपका हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखें, 68। When a chain to design length L is actual length L dash used for measuring line, the true length of line is। ये कह रहा है ट्रू लेंथ क्या होती है? तो ट्रू लेंथ के लिए अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था भाई, ये कह रहा है ट्रू लेंथ बराबर ये होता है मेजर्ड लेंथ इनटू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन अपॉन स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चेन। तो आप देख ही लीजिए मेजर्ड लेंथ को क्या ले रहा है, मेजर्ड लेंथ तो है ही, तो मेजर्ड लेंथ इनकरेक्ट लेंथ को किससे दिखा रहा है? एक चैन डिजाइन लेंथ एल है और एक्चुअल लेंथ, कोई ये कह रहा है कि कोई एक चैन है जिसकी डिजाइन लेंथ एल है, डिजाइन लेंथ एल, ये तो एल है, एक्चुअल लेंथ एल डैश है। इसका मतलब समझिए एल डैश, देखो इसको मैं दो तरह से बोल सकता हूं इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चैन। मान लो कोई एक 20 मीटर की चैन थी, अब वो 10 सेंटीमीटर छोटी है, तो 10 सेंटीमीटर छोटी है तो चैन चैन तो एरर लेस ही है ना, चैन में तो सॉरी चैन में तो एरर है ना। अब उसकी लेंथ 19.90 है। अब मैं जैसे आपसे ये कहूं कि कई बार आपने झूठ बोल दिया किसी काम को, तो आदमी आपसे दो तरह से कह सकता है कि यार झूठ मत बोल, या आदमी आपसे कहे सच बता। दोनों का मतलब तो एक ही है, दोनों का मतलब तो ये रहा झूठ मत बोल। तो आपसे दो तरह से बोल सकता है कि यार झूठ मत बोलो, या आपसे कह रहा है कि यार सच बताओ। तो सेम यहां पर आपको ये बात समझनी है कि जो 20 मीटर वाली चैन थी वो 19.90 की है, मान लो 10 सेंटीमीटर छोटी है, तो इनकरेक्ट है वो। या मैं कहूँ कि उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है उस 20 वाले की, तो मैं कहूंगा 19.90। तो बात तो वही आ गई। तो यहाँ इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चैन की जगह वो ये भी कह सकता है कि उस चैन की एक्चुअल लेंथ कितनी है जो 20 मीटर की थी, क्योंकि 20 से छोटी है। अब अगर वो 20.5 की है तो मैं कहूंगा कि यार इनकरेक्ट लेंथ चैन कितनी है, 20.5 मीटर की है। या वो कहूँ एक्चुअल लेंथ कितनी है उसकी, 20.5। तो आपका यहाँ पर इनकरेक्ट की जगह आपका क्या वर्ड बोल सकता था, एक्चुअल लेंथ इज एल, सॉरी एक्चुअल लेंथ ऑफ चैन कितनी है। तो इसलिए यहाँ इसको एक्चुअल लेंथ से दिखा दे। तो कौन सा वाला ऑप्शन जाएगा भाई, एल डैश अपॉन एल इनटू क्या है आपका मेजर लेंथ। तो आंसर जो है बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया है भाई, ठीक है ना। कई बार इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बनता है आपसे, कई बार क्या करता है आपको ट्रू लेंथ ऑफ लाइन, कोई लाइन की वास्तव में लेंथ कितनी है वो दे देता है, मेजर्ड लेंथ
कितनी नापी गई वो दे दे। कई बार तो कह देता है इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन निकालिए, या कई बार वो कह देता है एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन निकालिए। दोनों का मतलब वही होगा आपका। इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन कोई 20 की है तो 20 की जगह वो कितने की है, अब 19.90 आया तो उसको इनकरेक्ट लेंथ भी बोल सकते हैं और उसको एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन भी बोल सकते हैं। चेन 19.90 मीटर की है भाई। 69, नॉर्मल टेंशन इन द पुल विच। ये कह रहा है नॉर्मल टेंशन आपका कौन सा टेंशन। देखो अपन क्या करते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच में दूरी नाप रहे हैं। बीच में मेरा क्या है कि कोई जो है पॉन्ड्स वगैरह, ये कोई खाई है। अब मैं जब टेप लगाऊंगा तो मेरा टेप मान लो ऐसे नाप रहा है, तो ये किसके, ये जो है सैग हो गया आपका। सैग के कारण मापी गई दूरी ज्यादा है। अब इसको मैं अगर ज्यादा तेजी से पकड़ के खींचूं तो चैन के जो है लिंक्स वगैरह बढ़ जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं इस पर कम लोड लगाऊंगा तो सैग इफेक्ट आएगा। अगर मैंने एक लिमिट से ज्यादा लगा दे, क्योंकि मान लो चैन को 8 kg पर, आप 8 kg पुल पर स्टैंडर्ड करते हैं, 8 kg पुल पर आप स्टैंडर्ड लेंथ नापते हो। अगर मैंने 20 लगा दिया तो उसमें पुल करेक्शन आएंगे, क्योंकि पुल करेक्शन भी था ना, P माइनस पी नॉट एल अपॉन ए, ये पुल कर। अब ये कह रहा है कि भाई मैं कितना लोड लगाऊं, कहते हैं ना इधर गिरे तो कुआर इधर गिरे तो खाई। अब ये कह रहा है भाई उसी लाइन पे जाना है तो मैं कितना लोड लगाऊं, ना तो मेरा सैग इफेक्ट रहे और ना ही मेरा पुल इफेक्ट रहे। मैं कह रहा है मुझे तो ये बता दो भाई कि कितना लोड लगाऊं कि ये दोनों इफेक्ट ना रहे। कहने का मतलब दोनों इफेक्ट मेरे न्यूट्रल हो जाए, ना तो सैग के कारण इफेक्ट आए और ना ही पुल के इफेक्ट है। तो जो वो लोड लगाते हैं वो कहलाता है नॉर्मल टेंशन। क्या कहलाता है आपका? नॉर्मल टेंशन। थ्योरी पढ़ के पढ़ रहे होंगे तो ये सब चीजें आपको आती होंगी। इज यूज टू टाइम ऑफ स्टैंडिंग दे ड्यूटलाइज द इफेक्ट ड्यू टू पुल और सैग। ये कह रहा है कि वो टेंशन या वो लोड कितना लगाएंगे जिस जो न्यूट्रलाइज इफेक्ट ड्यू टू पुल और सैग के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे, क्या कहलाता है? नॉर्मल टेंशन। 70, calculate the correction for temperature in tape length for L if the increasing temperature is T above the standard temperature, the coefficient of temperature for the material is। calculate correction for temperature। देखो correction for temperature के लिए CT बराबर, हमने एक फॉर्मूला बनाया था। करेक्शन फॉर टेम्परेचर मेरा कितना होगा? Tm माइनस टी नॉट एल्फा एल, ये होता है मेरा। अल्फा क्या है? थर्मल कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल है। जिसका भी टेप बड़ा है। एल मेजर्ड लेंथ है या टेप लेंथ है। टीएम मीन टेम्परेचर है। टी नॉट स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। क्या है आपका? ये कह रहा है सीटी करेक्शन फॉर टेम्परेचर मुझे बताइए। तो अल्फा टीएम माइनस जो है टी नॉट इंटू एल। बेसिकली ये कह रहा है कि भाई करेक्शन ये होता है। अब देखिए मैं कह रहा हूं कि टीएम, टीएम क्या है? मीन टेम्परेचर। फील्ड में कितना टेम्परेचर आपका जो है एवरेज आया, टी नॉट स्टैंडर्ड जिस पर से। तो ये कह रहा है कि टीएम ग्रेटर देन टी नॉट होता, फील्ड में जो टेम्परेचर है वो स्टैंडर्ड से क्या है? ज्यादा है। आप देखिए ये ज्यादा होता है, एक प्लस बचते तो ये डेफिनेटली इफेक्ट जो है सीटी जो है प्लस में आता। वैसे देख लो टेम्परेचर अगर ज्यादा होता, चेन की लेंथ बढ़ जाती थर्मल एक्सपेंशन के कारण, मापी गई दूरी कम आती, इफेक्ट नेगेटिव, करेक्शन क्या होता? पॉजिटिव। तो करेक्शन आपका पॉजिटिव आता। अगर मैं ये कह दूं टीएम लेस देन टी नॉट, ये कम ये ज्यादा, माइनस बचेगा तो करेक्शन फॉर टेम्परेचर माइनस आएगा आपका।
नेगेटिव आएगा। देख लीजिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट द करेक्शन फॉर टेम्परेचर इन ए लेंथ इफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर टी। कहने का मतलब ये है कि जो टेम्परेचर है वो टी के बराबर बढ़ गया। कहने का मतलब टीएम माइनस टी नॉट, इन दोनों का डिफरेंस टी है। अब ये टी बोल रहा है तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है, प्लस बोल रहा है तो इसका मतलब आपका ये फील्ड वाला ज्यादा रहा होगा, स्टैंडर्ड वाला कम रहा होगा, ये वाली कंडीशन बड़ी होगी, ये वाली बड़ी होगी, तो करेक्शन फॉर टेम्परेचर आप देख रहे हो पॉजिटिव आएगा। आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका आप देख लीजिए, आपका ये दोनों तो यहाँ जो सीटी जो था, सीटी क्या है आपका अल्फा टी एल, और पॉजिटिव आपका हो जाएगा। देख लीजिए अल्फा टी एल पॉजिटिव हो जाएगा, अल्फा को इन्होंने ए दिखा तो ए टी एल हो गया। समझ गए ना भाई। अरे ये तो ए है, ये तो अल्फा है, ये एल है, ये दोनों चीज तो है, यही तो देखना, टी प्लस में बचेगा माइनस में। भाई नेट टी बच रहा है या टेम्परेचर इज अबाउट टी है, ये कह रहा है इफ द इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज टी अबो द स्टैंडर्ड, ये कह रहा है कि टी स्टैंडर्ड से अबो आला है, मतलब मान लो मैं ये कहता ये 25 है और ये स्टैंडर्ड 15 होता, तो ये 10 ही तो बच रहा है, तो ये 10 किससे ज्यादा है, इस जो आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर था उससे ज्यादा है, तो आप देख लीजिए किस में बचने वाला है, प्लस में आपका बचने वाला है। मैं आपको और इसको एक बार समझा देता हूं। ये कह रहा है कि जो आपका टी क्या बोल रहा है, जो टेम्परेचर है वो अबो है स्टैंडर्ड से, इतना ज्यादा टेम्परेचर आपका चैन का उसमें आ रहा है। तो देख लीजिए ना, आपका सी टी बराबर क्या था आपका, अल्फा टी एम माइनस टी नॉट इंटू एल, तो सी टी अल्फा इन दोनों का डिफरेंस क्या है, टी है, टी एल, तो ये प्लस आपका हो गया। राइट आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा, वहां आपने देख ही लिया था, ये तो यहाँ समझाया मैंने। नेक्स्ट 71, व्हेन h is the difference in height between the extremities of chain length and then correction for slope। तो आप देख लीजिए correction for slope के लिए सीधा आपके पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एच स्क्वायर अपॉन 2l होता है। क्या फॉर्मूला होता है भैया आपके पास, एच स्क्वायर अपॉन 2l आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, द करेक्शन टू बी अप्लाइड टू ईच 30 मीटर चैन फॉर ए लाइन मेजर्ड। तो ये कह रहा है कि पर 30 मीटर चैन के लिए क्या कितना करेक्शन करते हैं आपका। आपने देखा कि मैंने कहा कि ये जो डिस्टेंस ऐसे थी, मेरे को नापनी ये है, बेसिकली ये तो मेरी स्लोप में डिस्टेंस थी, थीटा डिग्री के एंगल पर है। तो आप ये देख लीजिए कि ये मेरी एल है, नापी गई, मेरे को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी आएगी, ये आपका कितनी आती है, एल कॉस थीटा आती है। ये क्यों आती है, क्योंकि आप देख लीजिए आधार और कर्ण कॉस में होता है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण आपको लेना था, आधार बटे कर्ण, तो आधार निकल के आ गया आपका एल कॉस थीटा। ये एल कॉस थीटा, ये एल है, तो करेक्शन कितना हो रहा है भाई, कितना करना पड़ रहा है आपको। अरे ये तो आप जानते हो कि ऐसे तो दूरी ज्यादा आएगी, ऐसे कम आएगी। मान लो ये तो 10 आती और ये 9 आती, तो करेक्शन कितना करना है आपने, 10 माइनस 9, एक ही तो कर रहे हो आप, तो क्या आ रहा है आपका एल माइनस एल कॉस थीटा है। तो क्या हो गया, एल बाहर ले लो, 1 माइनस कॉस थीटा आपका करेक्शन हो जाएगा। अब चैन एल क्या है, एल चैन लेंथ भी हो सकती है और एल मेजर्ड लेंथ भी हो सकती है। यहाँ एल को चैन लेंथ बोल रहा है, तो एल की जगह क्या रख दोगे, 30 लिख दोगे, 30 1 माइनस कॉस क्यू, कॉस क्यू की जगह कॉस थीटा है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखें, when the length of chain along a slope is theta l, then the correction for slope required। तो अभी जो अपन ने पढ़ा था एल 1 माइनस कॉस थीटा, एल 1 माइनस क्या था, कॉस थीटा था, एल 1 माइनस कॉस थीटा देख लीजिए भैया आपका क्या आ रहा है, एल 1 माइनस कॉस थीटा आंसर हो जाएगा आपका। 74, करेक्शन फॉर पुल ऑफ टेंशन इन टेप कितना होता है आपका, करेक्शन फॉर पुल के लिए क्या था आपका, P माइनस पी नॉट एल अपॉन ए होता है भाई, P माइनस पी नॉट एल अपॉन ए आपका होता है। देख लीजिए कौन सा आंसर है आपका, P माइनस पी नॉट एल अपॉन ए ऑप्शन ही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए,
75 द परमिशिबल एरर ऑफ चैनिंग मेजर्ड विद चैनिंग ऑन रफली और हिली ग्राउंड। रफली और हिली ग्राउंड में जो परमिशिबल एरर्स आप कितनी लेके चलते हैं भाई, 1/250 लेके चलते हैं आपका, है ना, हिली ग्राउंड्स में आपका। ये सब लिखा रखे थ्योरी में आपको। सेवन एन एरर अंडर द सेम कंडीशन ऑलवेज द सेम साइज एंड साइन। ये कह रहा कि ऐसी एरर्स जो सेम कंडीशन में सेम साइज और सेम दिशा में सेम साइन में बढ़ती है, कौन सी एरर होती है भाई, आपका कम्युलेटिव एरर्स होती है। तो कम्युलेटिव और कम्युलेटिव को ही क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक कहते हैं। एक कंपनसेटिंग होती है जिन्हें आप एक्सीडेंटल एरर बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कम्युलेटिव और सिस्टमेटिक दोनों ऑप्शन है आपका, तो डेफिनेटली कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर हो गया भाई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 76, द एरर विच गो ऑन इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव विद द इंक्रीजिंग मेजरिंग डिस्टेंस विल बी कॉल्ड। ये कह रहा है कि ऐसी एरर जो आपका द एरर विच गोन इंक्रीज बढ़ती है, चाहे वो प्लस में बढ़ती हो या वो माइनस में बढ़ती हो, जिधर आपका जो है एक तरह से मेजरमेंट बढ़ा उधर की तरफ बढ़, मतलब सेम साइन में बढ़ रही है, या तो प्लस आ रहा है इफेक्ट उनका, या क्या आ रहा है मतलब या तो प्लस 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 में बढ़ रही है या केवल माइनस 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 में बढ़ रही है। तो कौन सी एरर कहलाती है भाई, कम्युलेटिव एरर्स कहलाती है। जो एरर्स इकट्ठा होती है क्या कहलाती है आपकी, कम्युलेटिव एरर्स आपकी कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, the errors which are variable in sign plus error tending to be as frequently as minus। ये कह रहा है कि जो frequently चेंज हो रही है, वेरी कर रही है, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, कौन सी एरर थी भाई, कंपनसेटिंग एरर्स थी। मतलब जो कंपनसेट हो रही है, कभी इफेक्ट उनका प्लस आ रहा है, कभी इफेक्ट उनका क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, कौन सी एरर कहलाती है आपका, जो है कंपनसेटिव एरर्स आपकी कहलाती है। 70 a surveyor made an error during the survey of project which is associated with his skills and vigilance, which types of error has the committed। ये कह रहा है कि ऐसी एरर जो एक तरह से उसकी स्किलनेस या इसके कारण आ रही है, कौन सी कहलाती है, ब्लंडर, रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर, कांस्टेंट एरर। तो कौन सी एरर है भाई जो एक तरह से उसकी गलती के कारण डेवलप हो रही है, उनको रैंडम मान सकते हैं। बाकी तो ये मिस्टेक का पार्ट है, एग्जैक्टली तो ये मिस्टेक है आपकी, ठीक है भाई। 80, व्हाट आर द एरर दैट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड सर्वे। ये करा कि ऐसी कौन सी एरर है जिन्हें सर्वे में एलिमिनेट अपन नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। कौन सी एरर है आपकी, रैंडम एरर्स होती है। जैसे आपने कोई इंस्ट्रूमेंट लगाया, अब इंस्ट्रूमेंट क्या है कि आपके धक्के से वो थोड़ा टहल गया और उसके कारण कोई एरर आ गई, आपको पता है। तो ये जो एरर्स है ये कभी भी एलिमिनेट नहीं हो सकती, इनको आप हटा नहीं सकते हो बाद में भी, क्योंकि ये रैंडमली आई है आपके, ठीक है ना। तो इन एरर्स को अपन क्या कहते हैं भाई, रैंडम एरर्स, या ये कहो बहुत ही हानिकारक है, इनको आप जो है हटा नहीं सकते हो। अननेसेसरी हरी एट द टाइम प्लॉटिंग एरर में भी लीड। अगर आप बहुत जल्दी तेजी से जल्दी कर रहे हो तो आपको कौन सी एरर, इंस्ट्रूमेंट नो स्केल एरर, श्रिंक की प्लॉटिंग एरर। तो डेफिनेटली आप जल्दी में कर रहे हो तो जो एरर्स आएंगे वो प्लॉटिंग एरर्स आपकी कहलाएंगी। 82 एरर ड्यू टू केयरलेस ऑफ चेनिंग इज कॉल्ड। ये कह रहा है कि आपका लापरवाही के कारण, जैसे मैं अभी पीछे बता रहा था ना, लापरवाही के कारण अगर दोनों पार्ट है तब आपको क्या लेना पड़ेगा, मिस्टेक लेना पड़ेगा। मेनली तो ये मिस्टेक का ही पार्ट था, मिस्टेक कहलाती है आपकी। नेगेटिव एरर आर कॉज टू चेन व्हेन इट लेंथ इज। ये कह रहा है कि नेगेटिव एरर चेन में कब आ सकती है, मोर देन द स्टैंडर्ड। वो कोई कह रहा है कोई चेन बड़ी है, देखिए कोई चेन स्टैंडर्ड से बड़ी है, मापी गई दूरी कम आएगी, इसका मतलब इफेक्ट क्या है, नेगेटिव है। करेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव। तो नेगेटिविटी आ रही है पहले के कारण आपका नेगेटिव आए, क्योंकि चेन स्टैंडर्ड से बड़ी है तो मापी गई दूरी कम आएगी, इसका मतलब इफेक्ट नेगेटिव है। एरर या इफेक्ट नेगेटिव, बिल्कुल सही। लेस देन स्टैंडर्ड लेंथ, नो। इक्वल टू स्टैंडर्ड, नो, नो एनी वन ऑफ द। तो क्या आ जाएगा, मोर देन। यदि कोई चेन स्टैंडर्ड लेंथ से बड़ी है, नापी गई दूरी क्या आएगी, कम आएगी, इसका मतलब एरर क्या है, नेगेटिव है। इफेक्ट भी नेगेटिव, एरर इफेक्ट दोनों का मतलब एक है। करेक्शन क्या होता है आपका, पॉजिटिव आपका हो जाता। तो ये जो नेगेटिव एरर्स है कब आने वाली, मोर देन द स्टैंडर्ड लेंथ। आपको जो है खूब समझा रखा थ्योरी पढ़ाते हुए भी। मान लो फॉर एग्जांपल आप तो खुद ये समझिए कि एरर को भूल जाओ, अभी ये 100 मीटर की दूरी है, आपने क्या करना था कि
ये दूरी नापनी थी मेरे को 10 मीटर की चैन से, लेकिन गलती से आपके हाथ में आ गई 20 मीटर की चैन। अब 20 मीटर से इसको कितनी बार में नाप दोगे भाई आप? 1, 2, 3, 4 और 5 बार में नप जाएगी भाई। अब आपने तो क्योंकि 20 मीटर की तो डिस्टेंस ग्राउंड पर तो 20 20 20 चल रहा है, लेकिन आपको तो पता ही नहीं कि आपके हाथ में 20 आ गई। आप तो उसको 10 10 पढ़ोगे, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 बराबर 50 मीटर पढ़ोगे आप तो। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि यार आपके पास जो है 10 की जगह 20 मीटर की है ना। अब डिस्टेंस तो 100 थी, लेकिन उसको पढ़ क्या रहे हो, 50 पढ़ रही है। तो मैं इसलिए समझा रहा हूं कि देखो चैन जो है आपको 10 से नापनी थी, आपके हाथ में आ गई 20। इसका मतलब चैन स्टैंडर्ड से बड़ी थी। अभी ये तो चैन के बड़ी छोटे का मतलब यहाँ तो एरर वाइज है। पर मैंने तो वैसे ही आपको एक उदाहरण बताया कि कोई चैन अगर आपके हाथ में 10 की जगह 20 मीटर वाली आ गई, तो आप देखोगे नापी गई दूरी क्या आएगी? कम आई। कम क्यों आएगी? क्योंकि आपको तो पता नहीं है कि भाई 20 मीटर की थी। अब आप तो उसको 10 10 10 10 पढ़ रहे हो, लेकिन ग्राउंड पर तो 20 20 उसने तो 5 ही बार में नाप दी 100 को। आप तो 5 बार 10 10 जोड़ोगे, आप तो 50 बोलोगे। तो नापी गई दूरी क्या है? कम आई। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि कोई चैन स्टैंडर्ड से बड़ी है, मान लो 20 की जगह उसमें जो लिंक विंक खुल गई, वो 20 की जगह 21 मीटर की हो गई। चैन स्टैंडर्ड से बड़ी है, तो नापी गई दूरी क्या आएगी? कम आएगी। कम आएगी तो इफेक्ट आपका नेगेटिव है। करेक्शन क्या है? पॉजिटिव। तो आपसे इफेक्ट हो जाए नेगेटिव एरर मोर देन स्टैंडर्ड लेंथ। कोई भी चैन की लेंथ यदि स्टैंडर्ड लेंथ से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में नेगेटिव एरर्स आपकी डेवलप होनी है भाई। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर? मोर देन स्टैंडर्ड लेंथ। 84 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये करा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, करेक्ट है? द एरर इन मेजरिंग लेंथ ड्यू टू बैड रेंजिंग इज कंपनसेटिंग एरर। बैड रेंजिंग के कारण तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कंपनसेटिंग होता ही नहीं, कम्युलेटिव होता है। पहला गलत है भाई। इफ द चैन यूज इन मेजरिंग ए डिस्टेंस इज टू शॉर्ट द एरर इज पॉजिटिव। ये करा कि चैन की लेंथ छोटी है, मापी गई दूरी ज्यादा आएगी। मापी गई दूरी ज्यादा आएगी, डेफिनेटली इफेक्ट पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है। द एरर इन मेजरिंग लेंथ ड्यू टू केयरलेस होल्डिंग ऑफ चैन इज कम्युलेटिव एरर। ये कह रहा है कि केयरलेस होल्डिंग कर रहे हो, तो ये कह रहा है कि कम्युलेटिव एरर्स आपका आने वाली है। ठीक है भाई। सेकंड क्या था? इफ द चैन यूज टू मेजरिंग ए डिस्टेंस इज टू शॉर्ट। इफ द चैन यूज ए मेजरिंग ए डिस्टेंस इज टू द एरर इज पॉजिटिव, नापी गई दूरी जा। ठीक है। द सी देखो, द एरर इन मेजरिंग लेंथ ड्यू टू केयरलेस होल्डिंग ऑफ चैन इज कम्युलेटिव एरर। ये कह रहा है कि एरर इन मेजरिंग लेंथ ड्यू टू केयरलेस होल्डिंग, केयरलेस होल्डिंग कर रहे हो, तो ये कह रहा है कम्युलेटिव एरर। ये भी ठीक लग रहा है। व्हेन द पुल अप्लाइड विच मेजरिंग द टेप इज मोर देन स्टैंडर्ड पुल ऑफ टेप, द एरर इन मेजरिंग लेंथ इज पॉजिटिव। जोर से पकड़ के खींच रहे, नापी गई दूरी क्या आएगी? तो ये तो आपका सही नहीं है। बी और सी में थोड़ा डाउट। इफ चैन यूज मेजरिंग इज डिस्टेंस इज टू शॉर्ट। ओहो, ये कह रहा है इफ चैन में यूज इन मेजरिंग ए डिस्टेंस इज टू शॉर्ट। ये कह रहा है चैन, अब ये चैन मान गया डिस्टेंस इज टू शॉर्ट, मतलब मापी गई दूरी कम आई है। मापी गई दूरी क्या आई है? कम आई है, मतलब 100 की जगह 99 आई। तो ये तो इफेक्ट नेगेटिव हुआ है ना, इसलिए ये भी आपका गलत है। वो तो आपसे कह रहा है कि आपका जो है पॉजिटिव एरर थोड़ी होती है, तो नेगेटिव एरर है। अगर कोई नापी गई दूरी टू शॉर्ट कम आ रही है, तो नेगेटिव एरर होगी भाई। सी सही है। द एरर इन मेजरिंग लाइन ड्यू टू केयरलेस होल्डिंग ऑफ चैन इज कम्युलेटिव एरर। अगर केयरलेस होल्डिंग कर रहे हैं आप, मान लो इन दोनों पॉइंट के बीच में आपने जो है मान लो इस तरह से नापी आपकी, तो डेफिनेटली मापी गई दूरी क्या आएगी? ज्यादा ही आएगी, क्योंकि पॉइंट्स तो बिल्कुल एक दूसरे ये लग रहे थे। तब आती मिनिमम दूरी, आपने केयरलेस होल्डिंग कर ली, बैड रेंजिंग है मतलब। ये बैड रेंजिंग में हमेशा मापी गई दूरी ज्यादा आती है, कम्युलेटिव एरर्स वो आपकी कहलाएगी। तो 84 में क्या आंसर हो गया अभी आपका? सी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 85, the systematic error which precedes the having regular effect in the performance of survey operation are due to। ये करा सिस्टमेटिक एरर किसके कारण आती है भाई? केयरलेस कैलकुलेशन, पुअर अटेंशन, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। तो डेफिनेटली किस कारण आती है आपकी? फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स के कारण आपकी आती है। ठीक है ना। सिस्टमेटिक एरर जो थी आपकी कम्युलेटिव एरर थी यार, वो प्लस भी हो सकती थी, माइनस भी हो सकती थी, तो वो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट था। चैन स्टैंडर्ड से बड़ी भी हो सकती थी, चैन स्टैंडर्ड से छोटी। अगर चैन स्टैंडर्ड से बड़ी होती, नापी गई दूरी कम आती, इफेक्ट पॉजिटिव आता।
कम्युलेटिव पॉजिटिव एरर, चेन स्टैंडर्ड से बड़ी होती, नापी गई दूरी कम आता, कम्युलेटिव नेगेटिव होती। तो ये किसके कारण आ रही है? फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स के कारण आ रही है। भाई कोई चेन वगैरह या जो भी इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो वो सही नहीं है, तो उसके कारण कौन सी एरर आ रही है? आपका सिस्टमेटिक एरर बोलो या कम्युलेटिव एरर। तो ये आपका डी हो जाएगा। 86, वेयर अप्लाई द करेक्शन फॉर सैग, सैग के कारण जो करेक्शन ये होता है सैग आपका, तो कैसे मानेंगे? आपका कैसा ही है? पैराबोलिक है। कैसा ही इफेक्ट है आपका? पैराबोलिक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, पॉजिटिव एरर इज कॉज्ड बाय वगैरह। पॉजिटिव एरर किस कारण है? लेंथ ऑफ चेन इज शॉर्टर देन स्टैंडर्ड, चेन छोटी है, नापी गई दूरी ज्यादा है, बिल्कुल पॉजिटिव एरर आएगी। सैग करेक्शन इज नॉट अप्लाई, अगर सैग इफेक्ट है तो नापी गई दूरी ज्यादा ही आती है, क्योंकि सैग करेक्शन जो है आपका हमेशा क्या होता है? आपका नापी गई दूरी हमेशा ज्यादा, इफेक्ट पॉजिटिव होता है, करेक्शन हमेशा नेगेटिव होता है। तो सैग करेक्शन अगर आपने इफेक्ट अप्लाई नहीं किया तो डेफिनेटली एरर, क्योंकि सैग के कारण आपका एरर हमेशा पॉजिटिव ही आती है, नापी गई दूरी ज्यादा आती है, बिल्कुल सही है। स्लोप करेक्शन नॉट अप्लाई, स्लोप के में आपकी नापी गई दूरी ज्यादा ही आती है, अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो इफेक्ट अभी भी पॉजिटिव रह रहा होगा। तो तीनों रीजन सही है भाई, डी ऑप्शन हो जाएगा। वापिस समझ लो, लेंथ ऑफ चैन इज शॉर्टर, चैन की लेंथ छोटी है, मापी गई दूरी ज्यादा होगी, इफेक्ट पॉजिटिव। सैग, सैग के कारण भी मापी गई दूरी ज्यादा आती है, सैग करेक्शन इसीलिए तो मैं कहता हूँ ऑलवेज नेगेटिव होता है, इसका मतलब मापी गई दूरी ज्यादा आती है तो इफेक्ट तो पॉजिटिव ही आ रहा है। स्लोप करेक्शन, स्लोप में मापी गई दूरी ज्यादा आती है तो तीनों कारण इफेक्ट पॉजिटिव है। वो कह रहा है करेक्शन कंडीशनों में ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट देखें, डिफेक्टिव रेंजिंग एरर, ये कह रहा है डिफेक्टिव रेंजिंग। डिफेक्टिव रेंजिंग का मतलब क्या है कि ये दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच में दूरी तो ना बिल्कुल ये पॉइंट्स लग रहे थे, बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट लग के दूरी नपनी थी, लेकिन बेसिकली क्या हुआ कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मेरा जो है रेंजिंग ऐसे लग गई मान लो, तो अब ये डिस्टेंस ऐसे नापी होगी तो नापी गई दूरी ज्यादा आएगी इसमें। तो ये कह रहा है कि डिफेक्टिव रेंजिंग है। डिफेक्टिव बोल सकता था या इसको बोल सकता बैड रेंजिंग, या क्या बोल सकता है? बैड रेंजिंग। दोनों का मतलब एक है, डिफेक्टिव रेंजिंग बोलो या बैड रेंजिंग बोलो, नापी गई दूरी हमेशा ज्यादा आएगी, एरर हमेशा कम्युलेटिव पॉजिटिव आएगी। तो कम्युलेटिव पॉजिटिव एरर आपका हो जाएगी। ठीक है भाई, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 89, एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग। बैड रेंजिंग नापी गई दूरी हमेशा ज्यादा आती है, इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव, करेक्शन हमेशा नेगेटिव, कम्युलेटिव पॉजिटिव। भाई बैड रेंजिंग में नापी गई दूरी हमेशा ज्यादा आती है तो इफेक्ट ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव आपका होगा। 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युलेटिव टाइप एरर इन चेनिंग, ये कह रहा है इनमें से कौन सा कम्युलेटिव एरर का प्रकार नहीं। इनकरेक्ट लेंथ ऑफ टेप, भाई इनकरेक्ट लेंथ बड़ी या छोटी कम्युलेटिव पॉजिटिव का होता है। एरर इन मार्किंग टेप लेंथ, ये आपका नहीं, टेप नॉट स्ट्रेच हॉरिजॉन्टल, ये कम्युलेटिव पॉजिटिव का। एरर ड्यू टू टेम्परेचर, ये भी आपका कम्युलेटिव पॉजिटिव का है आपका। ठीक है ना, ये नहीं है आपका, मतलब आपका ये एरर इन मार्किंग टेप लेंथ कंपनसेटिव है आपका। तो यहाँ तो मतलब नहीं नहीं होने का मतलब तो क्या हो गया आपका, मैं आप कंफ्यूज होंगे, मतलब राइट आंसर ये हो जाएगा आपका, है ना। कम्युलेटिव का टाइप ये नहीं है आपका, बाकी सब कम्युलेटिव के टाइप है, ए सी डी। 91, 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। द एरर इन मेजरिंग लाइन ड्यू टू बैड रेंजिंग कंपनसेटिंग, ये कह रहा बैड रेंजिंग कंपनसेटिंग थोड़ा ही होता है भाई, बैड रेंजिंग तो हमेशा कम्युलेटिव पॉजिटिव होता है आपका, तो ये तो गलत है। या कह रहा करेक्ट बताओ, द लेंथ ऑफ चेन इज यूज फॉर मेजरिंग टू शॉर्ट, एरर पॉजिटिव, चेन छोटी है नापी गई दूरी ज्यादा है, बिल्कुल सही है, एरर पॉजिटिव है। द एरर इन मेजरिंग लेंथ ड्यू टू केयरलेस होल्डिंग ऑफ चेन इज कम्युलेटिव एरर, ये कह रहा है कि केयरलेस होल्डिंग कर रहे हैं चेन को, केयरलेस होल्डिंग ऑफ चेन इज कम्युलेटिव एरर आपका। वैसे तो ये भी आपका सही होना चाहिए। when the pull applied while measuring a tape is more than standard pull the tape, the error of measuring length is positive। the when the pull applied measuring a tape is more than, ज्यादा पुल लगा रहे तो नापी गई दूरी की तो कम आएगी, ये तो आपका नहीं। अब बेसिकली क्या, इफ लेंथ ऑफ चेन, ये थोड़ा सा ये दिक्कत है, ये एरर मेजरिंग लेंथ, इसको कम्युलेटिव एरर की जगह कंपनसेटिंग वर्ड करो, क्योंकि दो ऑप्शन इसमें सही दिख रहे हैं। तो ये जो है आपका कौन सा वाला सही हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 92, मार्किंग द एंड्स ऑफ चेन लेंथ इन एग्जांपल, ये कह रहा है कि मार्किंग एंड ऑफ लेंथ मतलब चेन लोब किसका एरर है? पॉजिटिव एरर, नेगेटिव, कम्युलेटिव, कंपनसेटिंग। मतलब कंपनसेटिंग ये ना भाई, यहाँ मार्किंग कर रहा हूँ, कभी मैंने 20.15 पढ़ लिया, कभी 20.14 पढ़ लिया, कभी तो कभी कम कभी ज्यादा, तो किसका
एग्जांपल होता है मार्किंग ऑफ टेप लेंथ को कंपनसेटिंग एग्जांपल का होगा। करेक्शन फॉर सेक, नापी गई दूरी हमेशा ज्यादा आती है, इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, करेक्शन हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा आपका। तो ऑलवेज सब्सट्रैक्टिव होगा, हमेशा आपका नेगेटिव होने वाला है, सब हमेशा क्या होने वाला है, नेगेटिव आपका होने वाला है। 94, द एरर इन मेजरिंग लेंथ ड्यू टू सैग ऑफ चेन टेप इज नॉन। ये कह रहा है कि द एरर इन मेजर्ड लेंथ ड्यू टू सैग, सैग के कारण टेप इज नॉन। तो डेफिनेटली सैग के कारण नापी गई दूरी ज्यादा आती है, नापी गई दूरी ज्यादा आ रही है तो एरर क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव ही आएगी भाई, करेक्शन नेगेटिव होता है ना, तो एरर तो पॉजिटिव एरर होगी। अगर करेक्शन की बात करते हैं तो नेगेटिव होता। 95, व्हेन द मेजरिंग लेंथ इज लेस देन एक्चुअल लेंथ। अब यहां देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि नापी गई दूरी कम है, भाई फील्ड पे कोई 100 मीटर है, वो 98 मीटर नापी है, इसका मतलब 2 मीटर कम आई है, इफेक्ट नेगेटिव आया है। तो यहाँ ये कौन सी एरर होगी, नेगेटिव एरर आपकी होगी। ये चैन की नहीं कह रहा, चैन स्टैंडर्ड से बड़ी है छोटी है, यहाँ समझे। अगर मैं कहता चैन छोटी है स्टैंडर्ड लेंथ से, अगर चैन की बात करता चैन स्टैंडर्ड लेंथ छोटी तो नापी गई दूरी ज्यादा आती है, उस कंडीशन में इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ तो ये क्या कह रहा है, व्हेन द मेजर्ड लेंथ इज लेस देन द एक्चुअल, जो आपने लेंथ को मेजर्ड किया है ग्राउंड पर वो एक्चुअल लेंथ से कम है। मान लो एक्चुअल लेंथ 100 थी, आप नाप रहे हैं 98 मीटर, इसका मतलब -2 है ना आपका, इफेक्ट क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव आ रहा है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ नेगेटिव एरर है आपका, नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। 96, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन फॉर द कम्युलेटिव एरर। तो ये कह रहा है कम्युलेटिव एरर के लिए कौन सा ये डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग मेजरमेंट, वो कह रहा है जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपका वैल्यू बढ़ेगी। कम्युलेटिव का मतलब मतलब इकट्ठा होना होता है, जैसे जैसे आगे जाओगे एरर बढ़ेगी, पहला गलत है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा होगी आगे बढ़ जाएगी बिल्डिंग, इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, बिल्कुल सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, इट इज इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो नो, तो 2 और 3 सही है आपका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका यहाँ पर हो जाए। भाई पहले में कह रहा है डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ये कह रहा है आगे बढ़ोगे तो वैल्यू कम होगी, ऐसा थोड़ी है। आगे कह रहा है इनवर्स प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ लाइन, मतलब ये भी एक ही तरह ही होगी कि भाई ज्यादा इन लेंथ ऑफ लाइन के इनवर्स कि लेंथ ज्यादा है तो एरर कम होगी। अरे भाई जितना आगे बढ़ रहे हो तो इफेक्ट तो पॉजिटिव बढ़ता जाएगा वो। तो पहला और चौथा गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। 97, when the length of chain used in measuring distance longer than the standard length the error में, ये कह रहा है कि when length of chain, कोई भी चैन की लेंथ जिसे मेजर कर रहे हैं लॉन्गर है स्टैंडर्ड, नाप जो चैन है, जो चैन है वो स्टैंडर्ड लेंथ से बड़ी है, तो नापी गई दूरी क्या आएगी, कम आएगी डेफिनेटली। इफेक्ट नेगेटिव, करेक्शन पॉजिटिव होगा। तो ये कह रहा है कि कौन सी एरर होगी, इफेक्ट नेगेटिव है, नेगेटिव इफेक्ट आएगा भाई, नेगेटिव एरर है, इफेक्ट बोलो या ये बोलो। 98, when a chain is used to temperature more than the temperature it was calibrated that in measuring length, ये कह रहा है टेम्परेचर ज्यादा है फील्ड का, तो अभी देखा था ना आपने करेक्शन फॉर टेम्परेचर सीटी पढ़ा था, अल्फा टीएम माइनस टी नॉट एल, ये करेक्शन के लिए, लेकिन ये करेक्शन के लिए एरर या इफेक्ट जस्ट अपोजिट होगा। तो करेक्शन देख लो, करेक्शन क्या होगा, ये कह रहा है व्हेन ए लेंथ इज टेम्परेचर मोर, टेम्परेचर मोर देन स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज वन, तो ये टीएम ग्रेटर देन है टी नॉट से, मतलब फील्ड का टेम्परेचर ज्यादा है इससे, ये वाला। तो ये प्लस बचेगा, तो करेक्शन फॉर टेम्परेचर तो प्लस बचा अल्फा टी एल, करेक्शन पॉजिटिव है तो इफेक्ट क्या होने वाला है, नेगेटिव। तो मैं कहूंगा कम्युलेटिव नेगेटिव है। वैसे भी देख लो टेम्परेचर ज्यादा, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो चेन लेंथ स्टैंडर्ड से बढ़ेगी, चेन स्टैंडर्ड से बढ़ेगी तो नापी गई दूरी कम आएगी, नापी गई दूरी कम आ रही है तो इफेक्ट नेगेटिव तो आ रहा है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कम्युलेटिव नेगेटिव एरर है आपकी। नेक्स्ट देख लिए 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्स्टेकल चैनिंग बट नॉट इन रेंजिंग, ये कह रहा है कि चैनिंग में दिक्कत है, रेंजिंग में दिक्कत नहीं है। कौन सा एग्जांपल है भाई, रिवर आपका हो जाएगा। और आज के लिए लास्ट, ये बिल्डिंग इज ऑब्स्टेकल, बिल्डिंग ऑब्स्टेकल किसका है, दोनों में होता है, चैनिंग और रेंजिंग। मान लो ये बिल्डिंग है, एक पॉइंट इधर है एक पॉइंट इधर है, ना तो चैनिंग कर सकते हो आप और ना ही दूरी को नाप सकते हो, तो दोनों ही दिक्कत है, बोथ चैनिंग एंड रेंजिंग। ये करा दोनों में ही प्रॉब्लम्स है भाई, ठीक है। तो 100 क्वेश्चंस आपके हो गए भाई आज के लिए, इस क्लास में इतना ही, थैंक यू।